अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग का 6 चैप्टर फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ था। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उस पर पूरा लेक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। आयनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी को भी अच्छा खासा टच दिया था, उसकी मैंने डेफिनेशंस और काफ़ी कुछ उसमें बताया था। और ये भी कहा था कि लैटिस एनर्जी का नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा लैटिस एनर्जी पे होने वाला है। तो आज लैटिस एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं, उसकी ब्रीफिंग देखते हैं वो क्या चीज़ है और लैटिस एनर्जी को हम किस मेथड के जरिए डिटरमिन करते हैं। तो चलिए देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम है एसके लर्निंग बैंक और मेरा नाम है सुहेल मलिक। तो लैटिस एनर्जी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है? लैटिस एनर्जी क्या है? कोई भी क्रिस्टल लैटिस बनती है, कोई भी क्रिस्टल बनता है लैटिस 3D डायमेंशन में, तो उसके बनने में फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अब लैटिस एनर्जी को हमेशा मैं डिस्कस करते हुए एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। इसमें Na है, Cl है, ये दोनों मिले तो बना NaCl। अब Na भी गैसियस था, Cl भी गैसियस था, ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव आयन, दोनों आयन्स मिलेंगे और आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये लास्ट टाइम आयनिक बॉन्ड के लेक्चर में अच्छे से इसको डिस्कस किया था, वो लेक्चर आपने जाके लाजमी देखना है। अब Na और Cl दोनों गैसियस हैं और गैसियस फॉर्म में कोई भी आयन हो, जो गैसियस फॉर्म में कोई चीज हो वो अनस्टेबल होती है। अब ये स्टेबिलिटी की तरफ दोनों आएंगे, ये स्टेबल होने के लिए करीब आएंगे और करीब आके इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, उसकी वजह से ये दोनों मिल जाएंगे, एक फोर्स कर रही है जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और दोनों मिल रहे हैं, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। जब कोई भी चीज अनस्टेबिलिटी से स्टेबल फॉर्म में आना चाहती है तो एनर्जी रिलीज करती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को दोनों रिलीज करके आपस में मिल जाएंगे और NaCl बन जाएगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी इसकी फॉर्मेशन में उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। अब ये आयनिक कंपाउंड बना, इसकी फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई डेल H L लैटिस एनर्जी, इसको हम इस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि जब कोई 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने, ये 1 मोल एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed by combination of 2 gaseous ions। इसको डिफाइन कर लेते हैं। amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed by combination of 2 unstable, ठीक है जी, अनस्टेबल गैसियस आयंस। कि कोई भी 2 अनस्टेबल गैसियस आयंस हैं, वो जब कंबाइन होंगे एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा। इस फॉर्मेशन के दौरान जितना एनर्जी रिलीज हुई उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। इस लैटिस एनर्जी को हम ना कोई डायरेक्ट मेथड से डिटरमिन नहीं कर सकते, इसको हम किसी डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड है उससे हम कभी इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है इसको डिटरमिन करने का, जिसे हम कहते हैं
बॉर्न हाइबर साइकिल। बॉर्न हाइबर साइकिल। अब ये बॉर्न हाइबर साइकिल क्या चीज है? बॉर्न हाइबर साइकिल ये आपके फर्स्ट ईयर के 7th चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। बॉर्न हाइबर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए। इसको आपने अच्छे से समझना है, गौर से बैठना है, तवज्जो से बैठना है। बॉर्न हाइबर साइकिल जो ये साइकिल है, इसमें मेरे पास दो, अगर मैं ये NaCl के एग्जांपल लूं, ठीक है, NaCl को ही देख लेते हैं। इसको अगर थोड़ा रेस करके अच्छे से पूरा साइकिल बना लेते हैं। अब ये अच्छा जी, बॉर्न हाइबर साइकिल को ना स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं एनर्जी की, उनको देख लेते हैं। इस बॉर्न हाइबर साइकिल में कुछ एनर्जी की टर्म्स हैं, जैसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, डिसोसिएशन एनर्जी है और लैटिस एनर्जी मैंने आपको पहले बता दी। फॉर्मेशन एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको भी थोड़ा रेस कर लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये क्या चीज है? हीट ऑफ फॉर्मेशन है जी हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of compound is formed। जब एक मोल कंपाउंड का बने, is formed by combination, या इस तरह लिखो by elements या combination of elements या by elements in pure and stable form। अच्छा जी, अब आपने डिफरेंस देखना है कि लैटिस एनर्जी भी इसी तरह है, लेकिन एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है कि प्योर एंड स्टेबल फॉर्म। उधर भी एक मोल कंपाउंड का बन रहा है, आयनिक कंपाउंड का, इधर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उधर भी रिलीज हो रही है। अब उधर भी एलिमेंट्स से बन रहे, इधर भी एलिमेंट्स है, लेकिन इधर एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में होंगे और स्टेबल फॉर्म में होंगे। उधर क्या था? उधर अनस्टेबल फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में आयंस थे, सही, वो प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं थे। इधर एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में होंगे। कैसे? अब NaCl जब बनता है तो NaCl बन गया, अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं, सही है। अब ये जो Na सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा, और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में मॉलिक्यूल और Cl2 की फॉर्म में होता है, लेकिन इसका हाफ मॉलिक्यूल इधर कंज्यूम होता है और ये NaCl सॉलिड फॉर्म में बनता है, इसका 1 मोल बनेगा। ये होता है मेजर जो कंप्लीट रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन। अब अच्छा, एक 1 स्टेप है, मल्टीपल स्टेप भी रिएक्शन होता है। इस केमिस्ट्री में हेसला है। हेसला क्या कहते हैं? हेसला कहते हैं कि एक रिएक्शन है, वो अगर एक स्टेप में हो रहा है, जितना एनर्जी उसमें लग रही है या उसमें कंज्यूम हो रही है या उससे निकल रही है एक स्टेप में, उसी रिएक्शन को आप अगर मल्टीपल स्टेप में कराओ तो मल्टीपल स्टेप की जो कंप्लीट एनर्जी होगी वो 1 स्टेप की एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब रिएक्शन को अगर आप 1 स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में डिवाइड कर दो, जो एनर्जी का चेंज होगा वो दोनों का सेम होगा, सही है। वो हेसला कहते हैं, लेकिन इधर बॉर्न हाइबर साइकिल में उसका ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अब इस 1 स्टेप की अगर बात करें तो सोडियम सॉलिड में है, ठीक है। अब सोडियम सॉलिड में है, सोडियम को आपने सबसे पहले तो भाई कन्वर्ट करना है। ये सोडियम को कन्वर्ट करेंगे आप, सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करेंगे। ये क्यों किया भाई? ये क्यों किया? क्योंकि हमने तो आयंस बनाने हैं सोडियम और क्लोरीन के। अब सोडियम का आयंस बनाने के लिए कभी सोडियम सॉलिड को हम डायरेक्ट आयोनाइज नहीं कर सकते। अब हमने जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था? आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि
amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom। ठीक, किसी भी गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, ना कि सॉलिड से। तो सबसे पहले इसको गैसेस में कन्वर्ट करेंगे, यानी सोडियम को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। व्यक्त सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो एनर्जी चेंज आता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम करेंगे आइंस में कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे और एनर्जी कौन सी रिक्वायर्ड होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी और पॉजिटिव आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुआ, आयन बन गया। सही है। अब क्लोरीन है, मॉलिक्यूल है, Cl2 है, इसको हम तोड़ेंगे। Cl, इस तरह एक Cl है, दूसरा Cl ऐसे लगा हुआ है, ऐसे बॉन्ड को तोड़ेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन एनर्जी, डी। सही है। अब हाफ मॉलिक्यूल है, ये भी हाफ लगेगी, ये भी हाफ रिक्वायर्ड होगी। अब ये हमारे पास बन जाएगा Cl गैसेस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। सही है। अब इस गैस को हम आयोनाइज करने के लिए Cl को हम क्या करते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। सही है। ये आयोनिक है, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और ये बन जाएगा Cl। ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव में होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब होगा क्या? अब यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चार एनर्जी की टर्म्स आ गई, इन्वॉल्व हो गई। अब दो आयंस बन गए, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो आयंस बन गए। अब ये दो आयन क्या होंगे? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दोनों को अट्रैक्ट करेगी, दोनों करीब आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे NaCl के अंदर। और जब ये दो आयंस क्या हैं? गैसियस हैं, दोनों गैसियस हैं। सही है जी, दोनों गैसियस आयंस हैं, दोनों अनस्टेबल हैं। दो अनस्टेबल गैसियस आयंस जब मिले और एक आयनिक कंपाउंड बने 1 मोल, तो उसमें उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसे क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। सही है जी। अब यहां पे क्या होगी? लैटिस एनर्जी क्या होगी? इधर रिलीज होगी, यहां पे भी नेगेटिव साइन आएगा, ये एनर्जी रिलीज हो गई। अब हीट ऑफ जो फॉर्मेशन है डेल एच एफ है। अब उसको मैं इस तरह अगर कंप्लीट करके लिखूं, डेल एच एफ सब इन एनर्जीज के सम के बराबर होगी। डेल एच एफ इज इक्वल टू सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी प्लस फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों हमारे पास क्या थी? रिक्वायर्ड थी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड थी, ये भी रिक्वायर्ड थी। अब फिर क्या आई? डिसोसिएशन एनर्जी DE, लेकिन क्या थी? ये हाफ थी, ये हाफ लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई, नेगेटिव लिखेंगे। अब इन सब का सम फार्मूला क्या बनेगा? सब का सम किसके इक्वल होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन के। ये सिंपल सा बोर्न-हाइमर साइकिल NaCl का बन गया। इस तरह NaCl की लेटेस्ट एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके हो गया, ये तो आसान सा कंसेप्ट है। अब अगर मैं हम लेते हैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे कि MgO बनता है, मैग्नीशियम होता है हमारे पास और ऑक्सीजन होगा, इससे बनेगा MgO। सही है जी। अब मैग्नीशियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये तो आपको पता है, और ये बनेगा सॉलिड 1 मोल। हम हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये दोनों मिले, अब ये सॉलिड था, सबसे पहले इसको हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, Mg गैस में कन्वर्ट हुआ तो कौन सी एनर्जी लगी? हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ
सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन लगी, रिक्वायर्ड थी, लगी, अब गैस बन गया, इसको हम करेंगे आइंस में कन्वर्ट। अब आइंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने गैस में कन्वर्ट किया पहले, फिर आइंस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब मैग्नीशियम पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, तो दो आयंस बनेंगे, दो बार आयोनाइज करवाएंगे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी, फिर सेकंड, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन एक और निकलवाया, ये 2 पॉजिटिव बन जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी ये सेकंड आ जाएगी। और इसलिए मैंने कहा था कि आपने लास्ट वाले मेरे लेक्चर को आपने लाजमी देखना है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर मेरा अपलोडेड है, उसको भी अच्छे से आपने तवज्जो से देख लेना है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होती है, ये कंसेप्ट उसमें सारा मिल जाएगा आपको। अब ये हमारे पास मैग्नीशियम का आयन बन गया, उसके बाद अगर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल यूज होगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, डिसोसिएशन एनर्जी हाफ हो जाएगी क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल है, तो ये एक गैसेस एटम बन जाएगा। उसके बाद एटमाइज हो गया, गैसेस एटम बन गया, उसके बाद क्या होगी, हम इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे। आयोनाइजेशन हम नॉन मेटल कैसे करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन देंगे, वो नेगेटिव बनेगा, गैसियस है, एक नेगेटिव, और जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में होगा, और O2 नेगेटिव होता है, O पे 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो सेकंड इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 नेगेटिव, दोबारा एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करवाएंगे वो इजीली ऐड हो जाता है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाना चाहेंगे तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा हो चुके हैं, वो रिपेल करते हैं, बहुत ही मजबूरन हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना पड़ता है, जो जबरदस्ती हम काम करवाएंगे उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, इसलिए ये पॉजिटिव होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास पॉजिटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव। अब यहां तक हो गया। अब इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, फिर डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड। अब दो हमारे पास आयंस बन गए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब ये दो आयंस मिलेंगे, अनस्टेबल हैं, दोनों गैसेस फॉर्म में है। अब अनस्टेबल आयंस हूँ, अनस्टेबल हूँ, दोनों गैसेस फॉर्म में हूँ, जब मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और आयनिक कंपाउंड बनता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब ये दोनों मिलेंगे, वही एनर्जी रिलीज होगी और MgO बनेगा, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस बन गई, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन गई, आयनिक कंपाउंड बन गया। आयनिक कंपाउंड आपको पता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और ये लैटिस एनर्जी रिलीज हो गई। सही है, ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। अब इससे नेक्स्ट जो आप लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें आपने ये डिटेल से आपने ये स्केच बनाना होता है, इसका बना दें या इस NaCl का बना दें, कोई भी बना दें, और इसकी डेफिनेशन लिख दें, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है और लैटिस एनर्जी क्या है। उसके बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर हैं जिन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, MD-CAT के हवाले से भी और FSC के स्टूडेंट्स के हवाले से भी। ज्यादा से ज्यादा MD-CAT के स्टूडेंट के इधर से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा टॉपिक है, फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर डिस्कस करो जिन पे आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड कर रही हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि NaCl, वही एग्जांपल बार बार मैं ले रहा हूँ, आपने थक नहीं जाना इस एग्जांपल से, सिंपल से एग्जांपल है। अब NaCl बन गया, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी आयन, ये भी आयन, ठीक है, इसका 1 मोल बना, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। अब मैं कह रहा हूं कि दो आयंस मिले तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई, किस फोर्स के जरिए मिले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो हमारे पास फार्मूला था, F = KQ1Q2/R²। इस फोर्स के जरिए ये मिले
आपस में फोर्स जनरेट हुई तो हमारे पास क्या बना, NaCl का 1 मोल, NaCl का 1 मोल बन गया। अब इस फोर्स में से देखना है आपने कि लेटेस्ट एनर्जी का क्या इफेक्ट, क्यों कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं कि जितना अगर फोर्स ज्यादा होगी, अगर फोर्स ज्यादा होगी दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो भी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, वो स्ट्रांग बनेगी ना, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा फोर्स होगी, फोर्स जितना ज्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी एल से शो कर रहा हूं ये भी ज्यादा होगी। मगर साइज की बात करें, जितना ज्यादा साइज ज्यादा होगा, आर स्क्वायर है, फोर्स उतना कम होगी। अब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है, फोर्स कम होगी तो लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। अगर साइज का लेटेस्ट एनर्जी के साथ रिलेशन देखें साइज का, तो क्या बनेगा कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ आइंस। अब ये साइज ऑफ आइंस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है कितना साइज ऑफ आइंस ज्यादा होगा, बड़े बड़े आइंस होंगे, बड़े बड़े आइंस होंगे, उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स वीक होगी, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। अब एक इक्वेशन ये बन गया कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ आइंस। जितना साइज ऑफ आइंस बड़ा होगा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। अगर दूसरा रिलेशन देखें कि लेटेस्ट एनर्जी का चार्ज से Q1 Q2 के डायरेक्टली रिलेटेड है, फोर्स ज्यादा, ये ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। अब लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन केटाइन एंड चार्ज ऑन एनाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस दो जो मैंने दो रिलेशन लिखे ये वाले, इन दो रिलेशन को आपने ध्यान में रखना है और हमने MCQ सॉल्व करने हैं MD-CAT के हवाले से, और FSC के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वजह से बैठने ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अन्य कंपाउंड है, सोडियम फ्लोराइड है, दूसरा ले लेता हूँ मैग्नीशियम MgF2, एल्यूमिनियम AlF3। अब आपने मुझे बताना है कि कौन से अन्य कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। अब हमने ये दो फैक्टर जो हमारे पास है, एक साइज वाला और एक चार्ज वाला, इन दोनों फैक्टर को देखते हुए हमने MCQ सॉल्व करना है। सबसे पहले हम साइज को देख लेते हैं। साइज देखें तो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के हैं, नेबर्स है, तो साइज का तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, साइज का इतना फर्क पड़ता ही नहीं। अगर ग्रुप में हो तो फिर साइज का ज्यादा इफेक्ट होता है, ग्रुप में साइज बहुत तेजी से बढ़ होता है। अगर इनाइन की बात करें, इनाइन भी वो तो सेम है, साइज के फैक्टर तो बन ही रहा। हम आएंगे चार्ज के फैक्टर के ऊपर। चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड है आयनाइजेशन एनर्जी, तो चार्ज देख लेते हैं। सोडियम पे Na+1, मैग्नीशियम पे Mg+2 होता है, एल्यूमिनियम पे Al+3 होता है। ये केटाइन का चार्ज। अगर इनाइन के चार्ज को देखें, फ्लोरीन 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 का तो सेम होगा, सेम इनाइन है, तो चार्ज किस केटाइन का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो लेटेस्ट एनर्जी जितना चार्ज ज्यादा होगा इनाइन या केटाइन का, तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। ये रिलेशन है। अब चार्ज इसका ज्यादा है एल्यूमिनियम का, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका ज्यादा। अब सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी इसकी होगी, फिर इसकी, फिर सबसे कम इसकी होगी, ये रिलेशन बनेगा। अगर सेकंड एग्जांपल पे आए, मैं अगर एनाइन चेंज कर दूं, Na2O MgO Al2O3, ठीक है। अब इसमें देखो केटाइन वही नेबर वाले, साइज का इफेक्ट बनेगा नहीं, इनाइन सेम है सारे। अब चार्ज वाला इफेक्ट देखें तो सोडियम पे +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम पे +3। इसमें भी एल्यूमिनियम की ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी, फिर मैग्नीशियम की, फिर सोडियम ऑक्साइड की। अब अगर मैं इनाइन, अब केटाइन का हमने चार्ज देख लिया, अगर इनाइन के चार्ज को देखें, मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 कि एक मेरे पास है, एक मैं ले लेता हूँ सोडियम Na2O सोडियम ऑक्साइड, एक ले लेता हूँ मैग्नीशियम या सोडियम नाइट्राइड Na3N, ठीक है जी।
अब मैंने इनाइन चेंज कर दिया, सोडियम ये दोनों कीटाइन सेम है, इनाइन चेंज कर दिया, सही है, इनाइन चेंज किया। अब साइज का इफेक्ट, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक ही पीरियड के हैं, साइज का इफेक्ट तो ज्यादा नहीं है। सोडियम कीटाइन सेम है, इनका साइज भी सेम, चार्ज भी सेम। इनाइन पे देखें तो इनाइन का साइज देखें तो सोडियम और नाइट्रोजन एक ही पीरियड के हैं। अब साइज का इफेक्ट नहीं बन रहा, तो साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब चार्ज को देखें, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन का ज्यादा है तो सोडियम नाइट्राइड ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी होगी। जितना चार्ज ज्यादा उतना लैटिस एनर्जी होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, भाई, कि अगर मेरे पास ये हो गया, एक मैं NaCl और KCl के एग्जांपल ले लेता हूँ, NaCl और KCl। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि कैसे होगा, कि Na कीटाइन को पहले देखने, फिर इनाइन को। अब कीटाइन सोडियम, ये पोटाशियम है, कीटाइन मेरे पास ये एक ही ग्रुप की हैं दोनों, लेकिन इसका साइज कम है, इसका बहुत ज्यादा है। इनाइन दोनों सेम है, चार्ज भी सेम, साइज भी सेम। कीटाइन का फैक्टर है, कीटाइन का साइज को देखें, साइज का इफेक्ट बना, चार्ज तो दोनों पे +1, इस पे भी +1 है कीटाइन पे, लेकिन साइज को देखें तो सोडियम का साइज कम, पोटाशियम का ज्यादा। अब NaCl का और KCl का कंपैरिजन देखना है। अब इसमें पोटाशियम का साइज ज्यादा है, जिसका साइज ज्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब साइज ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, NaCl की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर लेक्चर आपने अच्छे से देखा है, समझ आ गया, तो उसका आंसर आपको मुश्किल नहीं करेगा उसको करने में। अब एक मैं आपको देता हूँ छोटा सा टास्क, कि इधर कर लेते हैं, छोटा सा टास्क है। दो मेरे पास एग्जांपल है, दो आयनिक कंपाउंड है। एक मेरे पास सोडियम का मैं ले लेता हूँ फ्लोराइड, दूसरा ले लेता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सही है। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसको आपने देख ले, इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखें, इसको करें। ओके, अब NaF, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है आपने, NaF और MgCl2। अब सबसे पहले आपने कीटाइन को देखना है, कि कीटाइन Na है, इधर मैग्नीशियम है, दोनों सेम पीरियड के हैं, तो साइज का फैक्टर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि साइज का एक सेम पीरियड में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ग्रुप में फर्क पड़ता है। अब चार्ज को देखें कीटाइन 90, कीटाइन पे जो चार्ज है Na +1, मैग्नीशियम पे Mg +2। इसका चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा बनेगी, इसकी ज्यादा बन रही है ना, इसका चार्ज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनाइन को देखें, इनाइन फ्लोरीन और इधर क्लोरीन है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का ज्यादा है, चार्ज दोनों पे -1, इस पे -1 होगा, सेम है। अगर साइज को देखें, इसका साइज कम, इसका ज्यादा, तो अगर साइज के हवाले से देखें तो इसकी एनर्जी कम बन रही है, इसकी ज्यादा बन रही है, क्योंकि जिसका साइज कम उसकी क्या होता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। अब गड़बड़ हो रही है, कंपैरिजन आ गई है चार्ज और साइज का। चार्ज के लिहाज से देखें तो मैग्नीशियम वाला जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अगर साइज के हवाले से देखें तो फ्लोरीन वाला जो फ्लोरीन NaF है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा बन रही है। अब इधर आपने एक बात मेरी ध्याननशीन करनी, याद रखनी है, जब चार्ज और साइज का कंपैरिजन आ जाए, मुकाबला आ जाए, तो चार्ज हमेशा डोमिनेट करता है। क्यों? ये क्यों डोमिनेट करता है? क्योंकि जब दोनों का कंपैरिजन आ जाए, चार्ज को देखें, चार्ज इधर +1 है, इधर +2 है, चार्ज डबल हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन साइज को देखें, अगर फ्लोरीन का मेरे पास 80 पिकोमीटर है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम होगा 120 हो जाएगा, 120 पिकोमीटर हो जाएगा, डबल तो नहीं हो रहा ना। लेकिन चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज फौरन ही डबल हो रहा है। चार्ज के कंपैरिजन देखें, चार्ज डबल हो रहा है, चार्ज डबल हो रहा है, तो चार्ज हमेशा डोमिनेट करता है। अब चार्ज के फैक्टर इसमें डोमिनेट करेगा हमेशा साइज और चार्ज में से, तो कौन सा बनेगा, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, MgCl2 की। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये आज का टॉपिक था, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। बॉर्न-हाइबर साइकिल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7th चैप्टर का भी। और केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से लैटिस एनर्जी आज हमने डिस्कस की, उसको डिटरमाइन करने के लिए बॉर्न-हाइबर साइकिल है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो आपने इसको अच्छे से
इसकी प्रैक्टिस भी करनी है एग्जांपल्स की। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारे पास फैजान रूल बचा हुआ है आयनिक बॉन्ड के हवाले से, आयनिक कंपाउंड के हवाले से एक फैजान रूल है, एक हम नेक्स्ट और टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड पे आएंगे, सही है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी देखेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।